हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग लास्ट लेक्चर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ रहे थे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है वो पढ़े हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है वो पढ़े हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कितने तरह के हैं वो पढ़ रहे थे। तो उसमें पढ़ रहे थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, पहला हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का फेरोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बात समझ में आए आप लोग को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे लास्ट लेक्चर आप लोग को हम पढ़ाए, उसके बाद अभी एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए क्योंकि लास्ट लेक्चर जो करवाए उससे रिलेटेड आज हम पढ़ाए, फिर आज से जो रिलेटेड है वो कल पढ़ाएंगे। तो आपको अगर मतलब हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपका वीडियो कोई मिस हो जाए तो आपका तो कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा, तो जो कि हम नहीं चाहते कि आपका कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रहे। इसलिए आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक तो कीजिए ही, उसको शेयर भी कीजिए, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको बस आप खुद समझदार है तो आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस which takes more time to get magnetized when it kept in the external magnetic field। ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्या मैग्नेटाइज होने में। बात समझ में है? ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है मैग्नेटाइज होने में। वेन कब, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब। बात समझ में आया आपको कि ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेटाइज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता हो, कब, जब उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते होंगे। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, उस सब्सटेंस को में से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट गेट कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, जो सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें बाकी होगा। बात समझ में आया आप लोग को? रिटेन्स इट्स सम मैग्नेटिक बिहेवियर, और वो क्या करता है कि अपना जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो वापस पा लेता है। उस अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाए तब तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा ही, और लेट से होगा लेकिन होगा। लेकिन जब उसको सब्सटेंस को हटा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए, तब भी वह सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक नेचर नहीं छोड़ेगा, वो उसको रिटेन किया रहेगा। बात समझ आया? उस तरह के समय इट्स सम मैग्नेटिक बिहेवियर, उस तरह के इज नोन एज द हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसी तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ में आई आप लोग को कि जो ऐसा सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेटाइज होने में काफ़ी समय लगता हो, लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तब, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद, बात समझे, उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद उसको वह अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खोता नहीं है, उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर बच जाता है। उस तरह के मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। बात समझ में आया आप लोग को? और उसका वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या होगा, तो उसका हम एक एग्जांपल दिए हैं, अल्निको, ALINICO। अल्निको क्यों? अल्मुनियम निकल कोबाल्ट, ये तीनों से मिलकर बना होता है। क्या यहाँ लिखा हुआ, एलवाई ऑफ एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट। ये जो एलवाई, एल्निको नाम से पता चल रहा है, एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट के एलवाई से, मतलब कॉम्बिनेशन से बना है। बात में है? और इसमें कुछ जो होता है आयरन का, Fe का भी मात्रा रहता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा परसेंटेज का होता है एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट का होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, एलॉय से बना है, उसको हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। बात समझ में आया आप लोग को? चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हम बताए हैं आपको, इसको नोट कीजिए, इसको पढ़िए एक दो बार, इसको याद कीजिए, और बोर्ड में एग्जाम में आपको यही लिख के आना है। बात समझ में? तो चलिए इसको नोट कीजिए प्लीज़। तो अब हम लोग समझते हैं कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच गेट रैपिडली मैग्नेटाइज
weight kept in the external magnetic field and also get rapidly demagnetized after the removal of external magnetic field is known as a soft magnetic substance। ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता हो या जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता हो, कब? जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब। बात समझ में है कि ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता हो, जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता हो, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, हटा लेंगे तब। ठीक, एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक्सटर्नल फील्ड हटाते ही जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी नेचर नहीं बचेगा। उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और ये सब्सटेंस होते कैसे हैं, मतलब वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो सॉफ्ट आयरन, जो भी सॉफ्ट आयरन होते हैं, वो जो भी सॉफ्ट आयरन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ करने के लिए होते हैं, जो कि मतलब बिजली के काम में यूज़ करने के में आते हैं, उस तरह के सॉफ्ट आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जो कि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से हम हटाते हैं। बहुत ही इजी था, मतलब सिंपल बात था, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्टेज को खत्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। तो अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो पहला पॉइंट ये है कि इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट बाय इटसेल्फ when it is kept in the external magnetic field or sometimes without external magnetic field। यह क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जब इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाए तब, या कभी कभी जब इसको नहीं रखा जाता है, फिर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता है, फिर भी यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। बात समझ में आई आप लोग को? दूसरा, इट इज अट्रैक्टेड बाई परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। और यह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है, अट्रैक्ट होता है किसके तरफ? तो परमानेंट मैग्नेट की तरफ। परमानेंट मैग्नेट की तरफ यह अट्रैक्ट होता है, या मैग्नेटिक फील्ड जहां होता है वहां पे यह अट्रैक्ट हो जाता है। बस में यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है कि वह परमानेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड जहां रहेगा उसे भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? इट्स मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यह वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या हो जाता है? मूव करता है। ठीक, यह क्या होता है? मूव करता है। इट्स मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक रीजन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रीजन। जहाँ पे कम मैग्नेटिज्म होगा वहाँ से यह मूव करके जहाँ पे ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उधर मूव कर जाएगा। बस में यह 3 प्रॉपर्टी था इसका, और 2-3 प्रॉपर्टी और है, 2-3 क्या 3-4 और प्रॉपर्टी है, उसको भी हम बताते हैं, फिर इस टॉपिक को और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो अभी हम लोग समझेंगे और जो प्रॉपर्टीज होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का उसको। तो तीन बता दिए थे, 4, 5 और 6, 7 पूरा टोटल प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद हम लोग समझेंगे 2 और कौन से। पहले इसको समझ लेते हैं। पहला क्या है? इट्स मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड फार ग्रेटर एंड इट 1 होता है। जैसे कि इसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है और बाकियों से बहुत ज़्यादा होता है, बाकियों से बहुत ज़्यादा है। और होता कितना है? तो होता एक्चुअली 1 है। बात समझिए, इसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है और बाकियों से ज़्यादा होता है, और बाकियों से ज़्यादा होता है तो होता, चलिए क्वांटिटी बताइए कितना है? तो 1 कितना होगा? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 1 होगा। ठीक, तो यह चौथा प्रॉपर्टी था। उसके बाद 5वां प्रॉपर्टी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। और यह क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट मोर डेंसर इनसाइड इट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा वह और बहुत ज़्यादा डेंसर होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा डेंसर होगा मैग्नेट। बस किसी भी सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा बहुत ही डेंस होगा, घना होगा, जैसा कि आपको फिगर में शो करके बताया गया है। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए? इस 2 को और नोट कीजिए, 2 प्रॉपर्टी को और नोट कीजिए, और उसके बाद इस क्या कीजिए?
इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, फिर हम लोग 2 और बच गया उसको कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक, चलिए नोट इट प्लीज। तो आप लोग इसको नोट कर चुके हैं, तो हम मिटा दें अब। तो चलिए मिटाते हैं इसको और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो क्या होता है। तो पहले छठा क्या होगा, इट डज नॉट ओबे द क्यूरी लॉ। यह क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता, बात समझ है, इट डज नॉट ओबे द क्यूरी लॉ। सातवां क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सॉलिड। ज़्यादातर यह क्या होता है, सॉलिड होता है। बात समझ में आया आप लोग का कि छठा क्या था, इट डज नॉट ओबे क्यूरी लॉ, या क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता है। और दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या था, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सॉलिड। ज़्यादातर यह क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड कम होता है, गैस होता ही नहीं है। ठीक, तो ज़्यादातर यह सॉलिड होता है। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डाईमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय एवरीवन, प्लीज नोट इट।